सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। तो मित्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट मुख्य परीक्षा अर्थात जो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके लिए साइकोलॉजी की क्लास। और ये जो क्लास है वो लगभग आपके 10 मिनट की रहने वाली है। 10 मिनट की क्लास में 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 20 अंक के होंगे। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रश्न एक भी घिसा पिटा नहीं है, पूर्व के एग्जाम्स में आया हुआ एक भी प्रश्न नहीं है, बिल्कुल नए प्रकार के प्रश्न है। तो बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश से छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। मतलब किस सिद्धांत के अनुसार जो मानव का जो मस्तिष्क है वो एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांश समय पानी में छिपी रहती है ना, या जिसका अधिकांश भाग है जो पानी में छिपा रहता है और कुछ भाग ही बाहर रहता है। तो ये कथन है वो किसके अनुसार है? ऑप्शन ए है गुण सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी में है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क को क्या माना गया? एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान माना गया है। जिस प्रकार से एक बर्फ की बड़ी चट्टान का जो 90% जो भाग होता है वो जल के अंदर ही डूबा रहता है, सिर्फ 10% जो हिस्सा होता है वो ही जल के बाहर होता है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत भी यही कहता है कि हमारे मन का जो अधिकांश जो भाग है, 90% जो भाग है वो अचेतन मन है। क्या वो अचेतन मन है? और 10% जो भाग होता है वही अपना चेतन मन होता है। वही क्या होता है? अपना चेतन मन होता है। और चेतन और अचेतन के बीच का जो भाग होता है वो अर्ध चेतन होता है। तो ये हमारे मन की स्थिति है या मस्तिष्क की स्थिति है वो बताई गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की वह अवस्था जहां बालक है ओडिपस मनोग्रंथि व बालिका इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का अनुभव करते हैं। मतलब सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5 अवस्थाएं बताई थी। एक बताई थी मुख्य चूषण अवस्था बताई थी। कौन सी? मुख्य चूषण अवस्था बताई थी। एक बताई थी, दूसरी बताई थी उन्होंने गुद्दी अवस्था। दूसरी कौन सी? गुद्दी अवस्था बताई थी। और तीसरी बताई थी लैंगिक अवस्था। तीसरी कौन सी? लैंगिक अवस्था बताई थी। और चौथी बताई थी काम प्रसुप्ति अवस्था। काम प्रसुप्ति अवस्था या जिसको अपन बोलते हैं सुप्तावस्था। कौन सी अवस्था? सुप्तावस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई 4। और एक 5वीं अवस्था बताई थी जिसका नाम था जनन अवस्था। कौन सी अवस्था? जनन अवस्था। तो ये सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। अब इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें बालक जो है वो ओडिपस मनोग्रंथि द्वारा प्रभावित होता है ना, और बालिका जो है वो इलेक्ट्रा मनोग्रंथि द्वारा प्रभावित होती है, मतलब उनका अनुभव करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी लैंगिक अवस्था। कौन सी अवस्था? लैंगिक अवस्था, जो कि तीसरी अवस्था है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, गार्डन आलपोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि है। मतलब है गार्डन आलपोर्ट ने मूल्यांकन की विधियां दी है ना, व्यक्तित्व मूल्यांकन की। तो उनके अनुसार सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन ए आत्म प्रतिवेदन मापन, ऑप्शन बी प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन सी व्यवहारपरक विश्लेषण विधि और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा आत्म प्रतिवेदन मापन विधि। कौन सी विधि? आत्म प्रतिवेदन मापन विधि है वो मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि है। किसके अनुसार? गार्डन आलपोर्ट के अनुसार। किसके अनुसार? गार्डन आलपोर्ट के अनुसार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, बुद्धि का सिद्धांत जो बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय मानता है। मतलब बुद्धि के उस सिद्धांत का नाम बताना है जो बुद्धि को क्या मानता है? अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समूह मानता है, समुच्चय मानता है, ग्रुप मानता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मनोमितिक उपागम,
ऑप्शन बी है सूचना प्रक्रमण उपागम, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा मनोमितिक उपागम। मनोमितिक उपागम है वो बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का समूह है मानता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है दास नागलिरी द्वारा विकसित परीक्षण माला का नाम क्या है या क्या नाम है। मतलब है दास और नागलिरी द्वारा एक परीक्षण माला विकसित की गई थी, तो उस परीक्षण माला का अपने को नाम बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यावहारिक मूल्यांकन विधि, ऑप्शन बी अभिक्रमित मूल्यांकन विधि, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक मूल्यांकन विधि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञानात्मक मूल्यांकन विधि। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन विधि किसने दी थी? दास और नागलिरी ने। किसने दी थी? दास और नागलिरी ने यह विधि दी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला और छठा प्रश्न है बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन ज्ञात कीजिए। मतलब बुद्धि लब्धि से संबंधित कुछ कथन दिए गए, इनमें से जो कथन सही है उसको पहचानना है। ऑप्शन ए है किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य 100 होता है। मतलब किसी भी जनसंख्या है तो उस जनसंख्या का बुद्धि लब्धि प्राप्तांक है उसका जो माध्य होता है वो 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। ऑप्शन बी है 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वालों को बौद्धिक असक्तता से प्रभावित समझा जाता है। मतलब जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो उनको बौद्धिक असक्तता का मतलब है निर्बल बुद्धि कह सकते हो आप, है ना। तो निर्बल बुद्धि माना जाता है। ऑप्शन सी है जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली समझे जाते हैं। ठीक है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का जो माध्य है वो हमेशा 100 ही लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 100 लिया जाता है। और 70 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि है उनको बौद्धिक अशक्त माना जाता है। क्या माना जाता है? बौद्धिक अशक्त माना जाता है। मतलब वो सामान्य बुद्धि से कम बुद्धि लब्धि के माने जाते हैं। और जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वो क्या होता है? प्रतिभाशाली होते हैं। क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले सभी मित्रों को एक सूचना दे दूं, और सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, है ना। और टेलीग्राम चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के क्विज मिलते हैं एक निश्चित टाइम टेबल के तहत। तो इन क्विज को जोड़कर आप अपनी 3rd ग्रेड एग्जाम की भर्ती को और भी अधिक सुदृढ़ कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ ही साथ क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आज का 7वां प्रश्न है बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? मतलब बुद्धि है वो बिजली के समान है, मतलब बड़ी तेज है ना, जिसको परिभाषित करना क्या है? कठिन है, बल्कि मापना क्या है? आसान है। तो ये बुद्धि की परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन ए है वेसलर, ऑप्शन बी है जेनसन, ऑप्शन सी गुडेनफ, और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जेनसन। जेनसन ने ये परिभाषा दी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है बालकों में सृजनात्मकता के विकास हेतु ओसबर्न द्वारा निर्मित उत्तम विधि है। मतलब सृजनात्मकता के विकास के लिए ओसबर्न द्वारा निर्मित जो उत्तम विधि है वो कौन सी है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन बी इंक ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन सी मस्तिष्क प्रकंपन, ऑप्शन डी में सृजनात्मक परीक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी मस्तिष्क मस्तिष्क के प्रकंपन। ये वही विधि है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, है ना, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का 9वां प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मक अधिगम प्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होती है। मतलब रचनात्मक अधिगम में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है ना। बच्चों को रचनात्मक अधिगम कराने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए उत्प्रेरक की, ऑप्शन बी केंद्रीय भूमिका, ऑप्शन बी में है बाह्य भूमिका, और ऑप्शन सी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक का मतलब है कि वो प्रोत्साहित करता है बालकों को रचनात्मकता के लिए, है ना। तो ये उसकी भूमिका होती है। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है
एनसीएफ 2005 में एक बालक की कौन सी बुनियादी क्षमताओं का उल्लेख किया गया है? मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसमें बालक की कौन सी बुनियादी क्षमताओं का उल्लेख है वो किया गया? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी संबंध बनाना और कायम रखना, ऑप्शन सी कार्य एवं क्रिया संबंधी क्षमता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इन सब का उल्लेख है वो एनसीएफ में किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।